Welcome to Physics About. This is second lecture on force and laws of motion. और इस लेक्चर में मेनली डील करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. लेट्स स्टार्ट नाउ. न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ मोमेंटम का केस कि एक 200 kg की ट्रॉली और एक 2000 kg का ट्रक दोनों एक ही स्पीड से अगर मूव कर रहा हो तो किसे रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो ट्रॉली पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो ट्रक से कम है. इसका मतलब है कि कम या ज़्यादा फोर्स किस बात पर डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. और उसी तरह आपने देखा था कि अगर एक ही ट्रक की दो अलग अलग वेलोसिटी कर दी जाए, ठीक है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको इस हालत में भी क्या करना था, जिसकी जो 5 मीटर पर सेकेंड की जो ट्रॉली की स्पीड थी उसको रोकने के लिए कम फोर्स और 10 मीटर पर सेकेंड को स्टॉप करने के लिए ज़्यादा फोर्स. इसका मतलब है फोर्स किस बात पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है. तो फोर्स इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है. ठीक है. एक तो मास है और दूसरी वेलोसिटी है. तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो फुल्ली डिपेंड करता है किस बात पर, लीनियर मोमेंटम पर. ठीक है. ऑलरेडी मैंने लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम भी बोलते हैं, जिसे पी या पी लेटर से डिनोट करते हैं. P इज इक्वल टू एम इंटू वी. ठीक है. आइए सबसे पहले न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेटमेंट समझ लें. ये बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. मैं मोमेंटम को बार बार लीनियर ही बोलता हूँ क्योंकि आगे चल के आपको एक और टाइप का मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, हायर फिजिक्स में. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स. और एक्सटर्नल फोर्स को मैंने पहले अनबैलेंस्ड फोर्स भी कहा है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन द ऑब्जेक्ट. ठीक है. रेट ऑफ चेंज यानी किसका चेंज है, लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज. और रेट यहाँ पर क्या होगा, टाइम के साथ जो लीनियर मोमेंटम चेंज कर रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is in the direction of applied force. ठीक है. मोमेंटम के बारे में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. और मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. तो स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल रिजल्ट भी वेक्टर ही आएगा. इसका मतलब क्या है कि लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल रिजल्ट वेक्टर ही आएगा. देयरफॉर लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए और इस पर फिर काम करेंगे. The rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force. External force को unbalanced force भी आप बोलते हैं. External force applied upon the object and
द डायरेक्शन, और यहाँ पर कह सकते थे द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मैंने इसको और एक्यूरेट बनाया है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव करेगी, ठीक है, उसका लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज करेगा, और टाइम के साथ चेंज करेगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही जो एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए इस पूरे स्टेटमेंट को फिगर के थ्रू समझेंगे यहाँ से, और तब धीरे धीरे स्टेटमेंट को हटाएंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अभी आपने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया है। इसकी जिस वक्त आपने फोर्स अप्लाई किया था उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, ऑलरेडी ये मूविंग थी, ठीक है। लेट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, देन यू अप्लाई अ फोर्स F अपॉन द गिवन ऑब्जेक्ट। देख लीजिए यही एक्सटर्नल फोर्स है जो आप अप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्स द वेलोसिटी ऑफ द मास चेंजेस फ्रॉम u टू v। इज दैट ओके? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, ठीक है। और इस बीच में इसने क्या किया, टाइम भी लिया है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इनिशियली वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन पे। अब उस पर आपने एक फोर्स F अप्लाई कर दिया। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के कारण उस जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो चेंज कर गई u से v पर, और इस बीच में जो चेंज आया वो कितना टाइम लिया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर दिस चेंज इज t, ओके। नाउ ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो देख लीजिए यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनिशियल मोमेंटम इज m मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इनटू द वेलोसिटी, और आफ्टर टाइम t फाइनल मोमेंटम क्या है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, दिस इज, ठीक है। अब आइए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज हमेशा फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। देयरफॉर ये कितना हो गया, ये फाइनल मोमेंटम mv माइनस mu, क्या कॉमन आ जाएगा, m और ये v माइनस u। चेंज इन मोमेंटम आपने निकाल लिया है, ठीक है। अब आइए क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देख लीजिए इनिशियली मोमेंटम m इंटू यू था और फाइनली m इंटू वी, और उस बीच में ड्यूरेशन ऑफ टाइम या टाइम इंटरवल क्या है, t है। अब इसको फुल फ्लेज में लिख रहा हूँ यहाँ पे, फोर्स इज डायरेक्टली, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया है वो किसके बराबर है या किसके प्रोपोर्शनल है, F external is directly proportional to change in momentum, change in momentum with respect to time, rate of change बोल रहा है ना, therefore this is with time, ठीक है। तो change in momentum यानी final momentum माइनस इनिशियल मोमेंटम, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इज दैट ओके। नाउ
एफ एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम mv इनिशियल मोमेंटम mu divided by time taken, that is t. F external is proportional to m v minus u divided by t. Is that okay? अब यहाँ आप देख लीजिए, F external is proportional to, ये देखिए m into v minus u divided by t, एक साथ मैंने ले लिया, ठीक है। therefore F external is proportional to m into a। क्यों? क्योंकि ये जो v माइनस u अपॉन t है वो किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ये आपका स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। उसी F एक्सटर्नल को आप F लिखते हैं। इज दैट ओके? अब आइए उसको डील करते हैं। अब इसे F एक्सटर्नल नहीं लिख के डायरेक्ट F लिख रहे हैं एंड दैट इज m इंटू ए। इज दैट ओके? प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और वहाँ पर इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के क्या है? एक कांस्टेंट है। दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू के m इंटू ए, ठीक है। अब क्या है हमारा काम है? k को रिमूव करना, ठीक है। देयरफॉर अगर हम चाहें अब चाहते हैं k को रिमूव करना, देयरफॉर k इज इक्वल टू f अपॉन m इंटू ए। लेट f इज इक्वल टू 1 न्यूटन, m इज इक्वल टू 1 kg एंड a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके? वैल्यू पुट कर दीजिए। k का वैल्यू आ जाएगा 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो यूनिट वाइज है ना वो न्यूटन के इक्वल होता है। देयरफॉर ये सारा कैंसिल आउट हो गया और k इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। देयरफॉर k 1 के बराबर आ गया। देयरफॉर k अगर 1 के बराबर आ गया, ये वैल्यू डाल दीजिए तो m इंटू ए आ जाएगा। यही न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको क्या मिल गया? न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से यू गेट फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स फॉर्मूला। क्या मिल गया आपको? फोर्स का फॉर्मूला मिल गया न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या मिला था आपको? इनर्शिया मिली थी आपको, ठीक है। जहां पर आपने देखा था कि इनर्शिया फुल्ली मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आइए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। अब इसकी हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये एक्सटर्नल फोर्स है या नेट फोर्स है या जो भी कहिए, रिजल्टेंट फोर्स है, सब आप कह सकते हैं। लेकिन आपके लेवल पे सिर्फ F ही लिखा हुआ मिलेगा, आपको वही समझना है कि ये रिजल्टेंट फोर्स है। अब देखिए मैंने ऑलरेडी ये लिख दिया था, यहाँ पर भी मैं लिख कर बता दूँ। मास का SI यूनिट kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या किया गया? न्यूटन के नाम पर इसे न्यूटन नाम दे दिया गया, नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ न्यूटन, ठीक है। और इसे सिंपली n कहते हैं। देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो न्यूटन के नाम के साथ इसका नाम रख दिया गया और इसको हटा लिया गया। 1 न्यूटन कहने का मतलब ये होगा 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके? अब आइए, मैंने बहुत इनिशियली ही बता दिया था कि
बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स की इंटरप्रिटेशन मैं करूंगा आगे चल के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। अब आइए मैं उसको इंटरप्रेट करके दिखा दूं। मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड एंड unbalanced force। through Newton's second law of motion। ठीक है, सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा बैलेंस्ड फोर्स को। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब ही क्या होता था, जब नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर, जीरो के। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि देखिए इतना ये सिग्मा समेशन साइन वगैरह नहीं लिखते हैं फोर्स को बताने के लिए, जस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स से ही दिखा देते हैं। ठीक है, देयरफॉर बैलेंस्ड फोर्स की मीनिंग क्या हो गई, एफ नेट या एफ रिजल्टेंट जीरो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन एनी ऑब्जेक्ट, और उसके सम को जब जीरो के बराबर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। अब आइए न्यूटन सेकेंड लॉ से जो फॉर्मूला मिला, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, क्या हो गया ये, m इंटू ए दैट इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अगर ये बैलेंस्ड फोर्स है तो F कितना है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो के बराबर है। देयरफॉर आप क्या इसको लिख सकते हैं, जीरो अपॉन m इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में, ये फिर से जीरो, v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 1, v माइनस यू जीरो इंटू टी, देयरफॉर v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर v इज इक्वल टू u। ठीक है, यही इंटरप्रिटेशन मैं देना चाह रहा था आपको कि क्या आ गया, v इज इक्वल टू u हो गया। ठीक है, अब आइए बैलेंस्ड फोर्स में जब क्या था, सारे सम जो थे फोर्सेस के वो जीरो के इक्वल थे, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या आ गया, v इज इक्वल टू यू आ गया। इसका क्या मतलब होता है, अगर u इनिशियली ज़ीरो है तो v भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब इफ एनी ऑब्जेक्ट is at rest then it remains at rest। ठीक है, देख लीजिए पहला इंटरप्रिटेशन आ गया। अगर इनिशियली ये किसी एक स्पीड से मूव कर रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से लेट, ठीक है, तो v भी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो क्या हो गया, if any object moves, if any object is in motion, then it continues with the same speed, with the same velocity। ठीक है, सो देख लीजिए, अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा विद द सेम स्पीड एज इनिशियल। आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूले से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझ लिया है, एक केस को, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहती है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहती है
बैलेंस्ड फोर्स जब तक लग रहा है, ठीक है। यानी अगर कोई कार मूव कर रही है ऑलरेडी और उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो वो कभी नहीं रुकेगी, जिस स्पीड से चल रही है चलती ही चली जाएगी, ये केस क्लियर कह रहा है। और अगर वो कार रुकी हुई है और उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो वो कभी नहीं मूव करेगी, जब तक रुकी हुई है रुकी ही रहेगी, ठीक है। तो क्लियर है, ये बात माइंड में जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाती है कि अगर मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक कि उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने ही से हम लोग समझ लेते हैं कि अरे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब या तो उसको स्पीड कर देगा ज़्यादा या उसकी स्पीड को घटा देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं, रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि बैलेंस फोर्स यानी जिस पर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हो जाए, ज़ीरो के बराबर हो जाए। और ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो अगर रुकी हुई है तो रुकी ही रह जाएगी, और अगर मूव कर रही है तो मूव ही करती रह जाएगी। अब आइए अनबैलेंस्ड फोर्स को देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल पर, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो अपॉन m इज नॉट इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। देयरफॉर ज़ीरो इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाइए t, दैट इज़ v माइनस यू। देयरफॉर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर लें, इज़ नॉट इक्वल टू दिस इज़ ज़ीरो इंटू टी। ज़ीरो इंटू टी का मतलब क्या हो गया, वो ज़ीरो के बराबर हो गया। देयरफॉर v माइनस यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्लियर है, क्या है ये, अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसका मतलब v इज़ नॉट इक्वल टू u, यानी अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो v और u इक्वल नहीं होगा, और इक्वल जब नहीं होगा तो आप समझ जाइए कि भले ही इनिशियली वो रुका हुआ हो लेकिन फाइनली वो मूव करना शुरू कर देगा कुछ स्पीड से, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करना शुरू कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। देयरफॉर अगर ये ज़ीरो था तो ये अब मूव कर गया, और अगर इनिशियली वो किसी स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, तो अब उस पर फोर्स अनबैलेंस लगकर उसे या तो ज़ीरो कर दे, स्लो डाउन कर दे, या और भी फास्ट कर दे, ठीक है। उसी डायरेक्शन में लग जाएगा और भी फास्ट करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, जिसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाए तो अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो उसकी स्पीड और भी बढ़ सकती है, या वो रेस्ट में भी आ सकता है, यानी स्लो डाउन भी हो सकता है। तो ये था सेकेंड लॉ से, उसके फॉर्मूला से, किसका, फर्स्ट लॉ का इंटरप्रिटेशन। बहुत क्लियरली फॉर्मूला के थ्रू आपको ये सब बातें समझ में आ गई हैं कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट continues to be at rest, or if it is in motion continues to be in motion until and unless unbalanced or external force is applied upon the object। अब आइए मोमेंटम के कुछ केसेस को देख लें फोर्स से रिलेट करके। जैसा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से देखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम with respect to time, that is time taken, ठीक है। therefore F is proportional to mv final momentum minus initial momentum divided by t। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, F क्या है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, अगर टाइम डिक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, क्या रिजल्ट है, ये 0.5, ठीक है।
ये क्या रिज़ल्ट है 0.33, ये क्या रिज़ल्ट है 0.25 और ये क्या रिज़ल्ट है 0.2। तो देखिए डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है और रिज़ल्ट क्या हो रहा है डिक्रीज करता चला जा रहा है। देयरफॉर डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज करेगा तो ये फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ का आप अपने निजी जीवन में बहुत बार यूज़ करते हैं। क्रिकेट जब खेलते हैं और अचानक से बल्लेबाज शॉट मारता है तो आप क्या करते हैं, बॉल को हाथ में डायरेक्ट ऐसे हाथ लगाकर नहीं पकड़ लेते हैं, बल्कि उसे हाथ को अपने पीछे की तरफ आप खींचते हैं। ये देखिए, आप जब पीछे की तरफ थोड़ा सा खींचते हैं तो आपने क्या किया है, आपने उस केस में टाइम को इंक्रीज कर दिया है, टाइम इंक्रीज हो गया है। आपके हाथ में ये आया और आपने उसे पीछे की तरफ खींच लिया। पीछे की तरफ जब खींचा तो क्या हुआ, टाइम इंक्रीज कर गया। अगर यहीं पर हाथ लगा देते तो क्या होता, टाइम इंक्रीज नहीं कर पाता, और नहीं कर पाता तो फोर्स एज इट इज़ आपके हाथ पर जितने ज़ोर से उसने मारा था उतने ही वो वहाँ पर जाकर हाथ में लग जाता। ठीक है, बट आपने जब पीछे किया तो आपने टाइम को इंक्रीज कर दिया, और टाइम इंक्रीज करने से क्या होता है, फोर्स रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, चूँकि मास तो ऑब्जेक्ट का एज इट इज़ है, बॉल का मास तो फिक्स है, मास यहाँ पर क्या है, फिक्स है। और मान लीजिए इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी में हल्की सी चेंजिंग आएगी, क्योंकि जिस वक्त मारा था तो उस वक्त वेलोसिटी बहुत तेज़ थी, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा वैसे वैसे वेलोसिटी थोड़ी कम होती जा रही, बहुत कम नहीं, थोड़ी कम होती जा रही है। ठीक है, बट जैसे ही आपने हाथ में लेकर उसे पीछे खींचा, आपने टाइम को काफ़ी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, 1 सेकेंड से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, 2 सेकेंड 5 सेकेंड हल्का सा ऐसे कर लिया आपने। ठीक है, जब इंक्रीज किया तो क्या हो गया, फोर्स जो है वो रिड्यूस कर गया, और फोर्स रिड्यूस कर गया तो आप हर्ट होने से, चोटिल होने से बच गए। बहुत बार आपने देखा होगा प्लेयर ने डायरेक्ट हाथ लगा दिया है, किसी तरह से उसने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू पकड़ भी लिया, लेकिन उसके जो हैंड है वो या फिंगर्स हैं वो हर्ट हो गए हैं। ठीक है, उसी तरह एक एग्जांपल होता है, जब आप देखिएगा कि हाई जंपर जब जंप करते हैं तो आगे सैंड या कुशन लगा हुआ रहता है। हाई जंपर किसी पर्टिकुलर बैरियर को जंप करना चाह रहा है। ठीक है, ये बैरियर है जिसको जंप करके जाना चाह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से वो दौड़ना शुरू किया और मान लीजिए जंप करेगा, और जंप करेगा, अगर सीधे सीधे यहाँ पर अर्थ या स्टोन वाली फ्लोर होती तो ये गिरता और इसे काफ़ी ज़बरदस्त चोट लगती। लेकिन अब यहाँ क्या है, वो इस सैंड या कुशन पे गिरता है, और कुशन या सैंड जो है वो हल्का सा दबती है नीचे की तरफ, और इससे क्या होता है, टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और टाइम इंक्रीज कर जाता है तो क्या होता है, फोर्स रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, और वो हर्ट होने से बच जाता है। उसी तरह आपने देखा है कि कार में, बसेस में सीट बेल्ट होती हैं, सीट बेल्ट को आपको यूज़ करना रहता है ऐसे। ठीक है, आपको बांध लेना रहता है सीट बेल्ट को। ठीक है, अगर अचानक से क्या हो गया, ब्रेक लगा दिया गया, तो ये सीट बेल्ट क्या करता है, थोड़ी सी इसमें इलास्टिसिटी होती है, ये कुछ ऐसे इंक्रीज करता है। सीट बेल्ट क्या कर गया, थोड़ा सा एलोंगेट हुआ, खींचा, और खींचा तो क्या हुआ, टाइम ज़्यादा लग गई, और टाइम ज़्यादा जब लग गई तो फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह के न जाने आपको और भी कितने सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ और उसकी एक्सप्लेनेशन, और साथ में देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स अ लॉट।